स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पे दिखा के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर भागने की होड़ लग गई। जैसे ही ममता सरकार को मिली जानकारी कि ईडी पहुंचने वाला है हाईकोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट, ममता सरकार के कई वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे कैसे ईडी के छापेमारी को लेकर अब मामला सीधे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ओर रवाना हो चुका है दोस्तों, और क्या क्या मामले दर्ज करवाए गए हैं और आखिर कौन कौन से बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। क्या ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 356 यानी राज्य की इमरजेंसी लागू की जाएगी? क्या है बीजेपी में इतनी हिम्मत? बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बीएमसी चुनाव को लेकर जारी संघर्ष के बीच में बीजेपी को 32 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है दोस्तों। बताएंगे सबके सब बगावत करके मैदान में उतरे हुए थे और एमएनएस के नेता राज ठाकरे को रखा रखाए एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के नेता अन्ना मल्लई ने दे दिया है दोस्तों। बताएंगे ऐसा क्या बोलकर आए हैं मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, जिसे लेकर विवाद और ज्यादा तीखा होता चला जाएगा और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी के द्वारा ये बोलना कि अमित शाह का पेन ड्राइव मेरे पास पड़ा हुआ है और उसके सबूत मेरे पास पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे सबूत है जिससे पूरा देश हिल जाएगा, इसी बात से बीजेपी वाले चिढ़े पड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। ऐसे में दोस्तों अचानक से ईडी पश्चिम बंगाल में एक्टिव होकर जब छापेमारी करने के लिए प्रतीक जैन के यहां पर पहुंचा तो जोरदार तरीके का बवाल हुआ। मुख्यमंत्री खुद पहुंची और कई सारे फाइल लेकर वो अपने गाड़ी में आ गई, जिस बात को लेकर ईडी वाले पहले हाईकोर्ट पहुंचे और ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और कहा गया कि जांच से जुड़े हुए फाइल ममता बनर्जी लेकर चली गई, ये बिल्कुल गलत है और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा दोस्तों तो हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर ईडी के वकील तो पहुंचे थे, लेकिन माहौल कुछ इतना गरमाया हुआ था। हाईकोर्ट के अंदर की स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि कोई चर्चा हो पाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को टालते हुए कुछ और दिनों का टाइम दे दिया और कहा कि 7-8 दिनों के बाद आना। जैसे ही कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला, कहीं ना कहीं पहले ही लग रहा था कि जरूर अब ईडी वाले दूसरे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और बिल्कुल वही हुआ दोस्तों। खबर ये सामने आने लगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर रवाना हो रहा है ईडी, यानी ईडी अपने वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा गेम चलते हुए यानी खेला करते हुए अपने वकीलों को सीधा सुप्रीम कोर्ट में उतार दिया दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता सरकार के वकीलों ने कैविएट दाखिल कर दी, यानी ममता बनर्जी कोई सड़क चलती नेता नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से शीर्ष अदालत के अंदर स्पष्ट रूप से आग्रह किया गया कि यदि इस मामले पर कोई भी सुनवाई किसी भी याचिका को इंटरटेन कर रहा है कोर्ट, यानी उस पर सुनवाई कर रहा है, तो इस बात को याद रखे कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी ना करे। जो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अदालत किसी भी एक तरफा आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई के लिए पूरा अवसर दे, यानी ममता बनर्जी को पूरी तरीके से डिफेंड करने के लिए उनके साथ में खड़ी है ममता सरकार, यानी पूरे पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से ये कैविएट दाखिल किया गया है दोस्तों। और क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कैविएट दाखिल किया है तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और ईडी वालों को लग रहा था कि वो अकेले चले जाएंगे कोर्ट और कोर्ट से आदेश ले आएंगे ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ममता सरकार ने अपने वकीलों को मैदान में उतार दिया है, जो साफ तौर पर संकेत देता है कि ममता बनर्जी पूरी सरकार को लेकर इस पूरे मामले पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है दोस्तों। ममता बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई से क्या धारा 356 लागू की जा सकती है, यानी क्या पश्चिम बंगाल के अंदर राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन आने वाले कुछ 1-2-3 महीनों के अंदर लागू किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल इस बात को लेकर है कि ईडी वाले आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी केस से जुड़े हुए सेंसिटिव दस्तावेज यानी फाइल लेकर चली गई है और इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कानूनी दायरे के अंदर लेकर आना चाहिए। अगर कानूनी दायरे के अंदर लेकर आया गया और ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की थोड़ी भी कोशिश की गई तो धारा 356 भी लागू हो सकती है दोस्तों, क्योंकि राज्य में ममता बनर्जी के सिवा कोई और मुख्यमंत्री के पोस्ट पर जाएगा नहीं। और वैसे भी बीजेपी वाले अगर ये गलती कर जाएं और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे तो भाजपा वाले इतिहास में सबसे बुरी हार पश्चिम बंगाल के अंदर हारेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अस्मिता से जुड़ा हुआ राज्य है, यानी पश्चिम बंगाल की खुद की भाषा खुद की संस्कृति है। और अगर बंगाल की सरकार को गिराया गया तो ये साफ तौर पर बंगाल की अस्मिता के खिलाफ माना जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि बंगाल कैसे एक तरफा बंपर वोटिंग करता है बंगाल की अस्मिता बचाने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि ममता सरकार के खिलाफ 356 धारा लागू करे यानी राज्य इमरजेंसी घोषित कर दे, अगर ममता बनर्जी को हटाया जाएगा तो पूरा गेम पलट जाएगा चुनाव का और बीजेपी के जो बची कुछ उम्मीदें हैं वो भी पूरी तरीके से गंगा जी में बहा दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
ईडी वाले पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो अब ममता सरकार की पुलिस की ओर से भी एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कंसल्टेंसी फार्म के कार्यालय में हुए ईडी के रेड और छापेमारी और कोलकाता पुलिस के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। एफआईआर जो दर्ज करवाई आईपैक के द्वारा, उस पर आगे कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस ने कथित तौर पर ईडी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के शामिल होने के बाद उनकी पहचान करनी शुरू कर दी है। शनिवार सुबह को प्रतीक के आवास का दौरा करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के लोग पहुंचे हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर की रिकॉर्डिंग को जब्त किया गया है। इसके साथ ही घर के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर रेड के दौरान मौजूद अधिकारियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद आरोपियों को नोटिस जारी किया जाएगा। यानी जो ईडी और सीआरपीएफ के अधिकारी बनकर आए थे छापेमारी से जुड़े हुए, उन सभी लोगों को नोटिस भेजकर पुलिस थाने में आने के लिए बोला जाएगा। यानी उनके ऊपर अलग से एक्शन होगा, क्योंकि इन लोगों पर आरोप लगा है कि ये फाइल चुराकर भागे हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी पर जो आरोप ईडी वालों ने लगाया, वही आरोप ईडी वालों के ऊपर लगा हुआ है कि वो घर वालों से पूछे बिना उनके सिग्नेचर के फाइल लेकर भागे हैं। तो एफआईआर का जवाब एफआईआर से, जांच का जवाब जांच से चल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी उन नेत्रियों में से एक है जो कभी झूठी नहीं है और ये आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बिगुल फूकता हुआ नजर आने लगा है, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ममता बनर्जी ने जब से ये बोला है कि अमित शाह से जुड़ा हुआ पेन ड्राइव उनके पास है, तब से ये बवाल और ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें सी वोटर के मुताबिक 61% लोग महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव को लेकर जो राय देते हैं, वो बीएमसी चुनाव में जबरदस्त तरीके की प्रतिद्वंद्विता को लेकर अपडेट दिया जा रहा है। यानी ठाकरे बंधुओं के साथ आने से बीएमसी का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। यशवंत देशमुख बताते हैं कि जो उन्होंने सर्वे किया है, उसके आधार पर बीएमसी में 61% लोगों का मानना है कि ठाकरे बंधुओं का साथ आने से बीएमसी के चुनाव में ठाकरे बंधुओं को फायदा मिलेगा और मराठी वोट इस बार ठाकरे बंधुओं के साथ भी मजबूती के साथ जा सकते हैं और मुकाबला तो डटकर होगा। ये बात डंके की चोट पर बोला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एमएनएस और उद्धव ठाकरे का साथ में आने का मतलब ही ये था कि मराठी वोट एकजुट होकर दोनों भाइयों के समर्थन में पड़ेगा और जैसे ही दोनों भाइयों के समर्थन में बंपर वोटिंग होगी, वैसे ही पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीएमसी का चुनाव पूरी तरीके से मराठी अस्मिता के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसे में बीएमसी के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान ने राजनीतिक मुश्किलें बीजेपी वालों की बढ़ा दी है। दोस्तों, बीजेपी के नेता के अन्नामलई, जो तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का इनको भविष्य बताया जाता है, ये बयान देते हुए कहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का शहर नहीं है, यह एक इंटरनेशनल शहर है। इस बयान के बाद विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के सांसद सुप्रिया सुले ने इस बयान की निंदा की है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीएमसी के चुनाव के प्रचार के दौरान अन्नामलई ने कहा कि मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस और मुंबई में बीजेपी का मेयर। मुंबई एक इंटरनेशनल शहर है। इस शहर का बजट 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ रुपए और बेंगलुरु का बजट 19,000 करोड़ रुपए है, जबकि अकेले मुंबई शहर का बजट इतना ज्यादा है। संजय राउत ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए अन्नामलई के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते हुए स्पष्ट तौर पर बोला कि ये साफ तौर पर महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की मानसिकता है, इसीलिए मुंबई को इंटरनेशनल शहर बताया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस मराठी पहचान और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कथित साजिश के अपने पुराने मुद्दे को उठाकर प्रचार प्रसार कर रही है। राज ठाकरे ने सामना अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना भी की है दोस्तों, और उन्होंने बताया है कि कैसे गुजरात को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जाए, यानी मराठी समाज के लोगों से उनका सबसे बड़ा शहर छीनने की एक बड़ी साजिश चल रही है। और अन्नामलई का यह कहना कि मुंबई एक अंतरराष्ट्रीय शहर है, एक तरीके से वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई पर सबका अधिकार है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई पर मराठी वोटों का, मराठी समाज के लोगों का पूरा अधिकार माना जाता है। ऐसे में ठाकरे बंधुओं का स्पष्ट तौर पर मानना है और उन्होंने मराठी समाज के लोगों को बोल दिया है कि अगर इस चुनाव में उन्होंने मराठी समाज के लिए एकजुट होकर वोट नहीं किया, मराठा समाज की मजबूती के लिए वोट नहीं किया, तो मुंबई उनके हाथ से निकल जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर मराठी समाज किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र से मुंबई को अलग नहीं होने देना चाहता। दोस्तों, महाराष्ट्र का मतलब मराठी समाज का दबदबा होता है और मुंबई पर भी दबदबा मराठी समाज का हमेशा से चलता आया है और आने वाले दिनों के अंदर भी चलता रहेगा। इस तरीके से वोट करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या मराठी वोट इन बातों से जोरदार प्रभावित होकर बीजेपी को सबक सिखाने के लिए मैदान में कूदेगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के मामले को लेकर अब सियासी टकराव और तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाते हुए अब चुनावी मुद्दे पर नहीं बल्कि मतदाता सूची से जीतने की कोशिश इसे करार दिया है। सपा के कार्यालय में शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आने के बाद उनकी आशंकाएं सच साबित होती दिख रही है। चुनाव आयोग की ही जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मैपिंग प्रक्रिया के बाद करीब 1,93,00,000 वोटर ऐसे हैं जो अनमैप्ड है, यानी जिनकी जानकारी उल्टी सीधी है, यानी किसी का नाम गलत है, किसी के पिता का नाम, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का एज गलत है, किसी का जेंडर अलग है। इस तरीके से कहीं ना कहीं अनमैप्ड वोटरों की तादाद तकरीबन 1,93,00,000 के आसपास है। इनके नाम काटने की साजिश चल रही है। सपा के प्रमुख ने कन्नौज के अंदर पूर्व बीजेपी के सांसद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इनके सांसद ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि एक जिले में ही करीब 3 लाख वोट काट दिए गए और आगे भी काटे जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें खुलेआम बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को लेकर सवाल स्वाभाविक तौर पर उठाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाए। मेरठ, लखनऊ जैसे बड़े जिलों के अंदर लाखों वोट कटने का दावे का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर वोट गायब होना किसी साजिश की ओर इशारा करते हैं। आंकड़ों की अंतर पर अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, आंकड़ों की विसंगतियों को लेकर बार बार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें असम के अंदर अप्रैल 2026 में यानी इसी साल 2-3 महीने के बाद 3 राज्यसभा के सीटों को लेकर सियासत तेज होने जा रही है, क्योंकि यहां पर 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और राज्यसभा का मेंबर चुना जाएगा। लेकिन आंकड़े जो है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट जीतने के आंकड़े हैं, लेकिन तीसरे सीट के लिए बीजेपी तोड़ मरोड़ की कोशिश करेगी। दोस्तों, गुवाहाटी में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के अंदर तीनों राज्यसभा की सीटें वे जीतेंगे और असम गण परिषद और सत्ताधारी गठबंधन संयुक्त रूप से उम्मीदवार खड़ा करेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा दावा करते हैं कि बीजेपी और एजीपी और हमारा संयुक्त मोर्चा तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। असम में जिन 3 राज्यसभा की सीटों के कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहे हैं उसमें 2 बीजेपी के हैं, जिसमें एक भुवनेश्वर कालित का नाम है और दूसरा रमेश्वर तेली का नाम है। तीसरी सीट निर्दलीय सांसद अजीत भुइया के पास थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने अजीत भुइया के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। उन्होंने कहा कि उस वक्त गठबंधन को लगा था कि भुइया तटस्थ रहेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया कि अजीत भुइया संसद के अंदर विपक्ष के साथ मिलकर काम करते रहे और विधानसभा में संख्या बल के आधार पर बीजेपी के पास 64 विधायक हैं। एजीपी यानी बीजेपी के असम गण परिषद सहयोगी के पास 9 सीटें, यूपीपीएल के पास 7 और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के पास 3 विधायक हैं। यानी सत्ताधारी गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। वहीं पर विपक्षी खेमे में 26 कांग्रेस के पास, आईयूडीएफ के पास 15 विधायक है और सीपीआईएम के पास 1 विधायक है। लिहाजा संख्या बल के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने की स्थिति में है। तीसरी सीट को लेकर मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारेगा दोस्तों। और ऐसे में आईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का क्या रुख होगा, इस पर भी निर्भर करेगा कि आखिर असम चुनाव के नतीजे किस ओर जाते हैं। तीसरी सीट को लेकर घमासान होगा, यह बात अब एकदम स्पष्ट हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों, बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, 2 अप्रैल तक चलेगा और बजट सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है और केंद्र सरकार की सिफारिशों पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है और 28 जनवरी 2026 से ये शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र के दौरान कई सारे मामले होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों वो पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दे होंगे, क्योंकि बंगाल में चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में बजट सत्र के दौरान ये घमासान पूरी तरीके से बंगाल चुनाव के मुद्दों के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को 2 पेज का एक लेटर लिखा है। ममता बनर्जी इस लेटर में कहती हैं कि एसआईआर प्रोसेस में मानवीय संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती है। 77 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग अपनी जान देने का प्रयास करते हुए बच गए, 17 लोगों के बीमार होने की वजह एसआईआर बताई गई, लोगों में डर और दबाव रहा, एसआईआर बिना तैयारी के कराया गया। सीएम ने आरोप लगाया कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन जैसे बुजुर्ग और सम्मानित लोगों से भी पहचान साबित करने के लिए बोला गया। इसी तरीके से कवि जॉय गोस्वामी हो या फिर अभिनेता सांसद दीपक अधिकारी और क्रिकेटर मोहम्मद शमी हो, इन
सबको बोला गया कि आप लोग अपनी पहचान को उजागर कीजिए, पहचान को प्रमाणित कीजिए। सवाल ये उठता है कि जिनकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में है और एक तो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उसको भी पहचान साबित करने के लिए बोला गया, तो इससे पता चलता है कि एसआईआर की प्रक्रिया कितना ज्यादा बोगस था और किस तरीके से लोगों के वोट काटने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में 58 लाख लोगों के नाम काटे गए। ड्राफ्ट लिस्ट से पहले राज्य के अंदर 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 7 करोड़ 8 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी की इस मांग से जनता दल यूनाइटेड ने पल्ला झाड़ा। पार्टी का कहना है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि ये पार्टी की राय नहीं है, ये उनकी अपनी पर्सनल राय है। पार्टी इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है और जनता दल यूनाइटेड से केसी त्यागी की छुट्टी हो गई है, ऐसा भी दावा चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता दल यूनाइटेड पर कब्जा करना चाहते हैं और वे लोग धीरे धीरे करके सारे जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेताओं को साइडलाइन कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जो लोग जनता दल यूनाइटेड के सर्वो सर्वा बनना चाहते हैं, उनके लिए पार्टी के पुराने नेता सबसे बड़ी चुनौती है। और केसी त्यागी क्योंकि जेडीयू के कई दशकों से काम करने वाले नेता है, पुराने वरिष्ठ नेता है, तो उनको साइडलाइन किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर अब सत्ता की दावेदारी के लिए और जेडीयू पर कब्जा करने की दावेदारी के लिए कई सारे गुट तैयार हो चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि केसी त्यागी को जनता दल यूनाइटेड से बाहर केवल एक ही बात से किया जाएगा कि सीनियर नेता को जेडीयू में कुछ लोग हटाना चाहते हैं ताकि वो जनता दल यूनाइटेड को कब्जा सके। आप लोग जानते हैं कि कौन कौन है जो नीतीश कुमार के बाद पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। ये उन्हीं लोगों की साजिश होगी कि केसी त्यागी को जनता दल यूनाइटेड से हटाने की कोशिश की जा रही है। और कारण ये बताया जा रहा है कि केसी त्यागी ने बोल दिया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए। अमूमन जेडीयू इस तरीके के बयान पर कोई एक्शन नहीं लेती थी, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में जेडीयू ऐसे एक्शन लेने पर भी मजबूर हो गई है। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ी चाल है। दोस्तों साथ साथ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू यादव जी के लिए भारत रत्न पुरस्कार की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों एक दूसरे के लिए भाई हैं, तो ऐसे में दोनों ने सामाजिक सुधार के लिए अच्छे काम किए, सामाजिक न्याय के दोनों एक बड़े नेतृत्वकर्ता माने गए, इसीलिए दोनों को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार को अचानक से भारत रत्न देने की मांग को लेकर जो चर्चाएं तेज चल रही है, दोस्तों उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है। हो सकता है कि इस साल के अंत तक नीतीश कुमार को भारत रत्न पुरस्कार देकर उनको सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जनता दल यूनाइटेड पर कब्जा करने की एक बड़ी कोशिश तो चल ही रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत जुटा रही है। बीजेपी के नेता राम कृपाल यादव तो दावा करते हैं कि आरजेडी के कई सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी 100 का आंकड़ा टप जाएगी और जैसे ही बीजेपी 100 का आंकड़ा टपेगी तो उसको फिर वही 15-20 लोग और चाहिए होंगे और वो आराम से भारतीय जनता पार्टी जुटा लेगी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अलग थलग किया जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें क्रिकेट को लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा है कि अगले महीने भारत में होने वाले T20 विश्व कप में टीम की भागीदारी को लेकर अपनी अनिश्चितता खिलाड़ी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, लेकिन टीम हालात को ऐसे संभाल रही है जैसे सब कुछ ठीक है। शांतो ने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड यानी BCB के निदेशक एम नजमुल इस्लाम पर भी निशाना साधा और पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बताए जाने की कड़ी आलोचना की। तमीम ने मौजूदा गतिरोध को सुलझाने के लिए संयमित और व्यवहारिक तरीके से काम करने के लिए बोला। भारत में अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप को लेकर बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर विवाद इसलिए उपजा क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर ने IPL में खेलने के लिए खरीदा था, लेकिन बाद में शाहरुख खान की टीम पर दबाव बनाया गया और कुछ बाबाओं के बयान के बाद शाहरुख खान की टीम यानी KKR से मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप कर दिया गया। दोस्तों इसी बात से बांग्लादेश काफी भड़का हुआ है। बांग्लादेश ने कहा कि ये पूरे बांग्लादेश के लोगों का अपमान है और इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए भारत के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है बांग्लादेश उसका हिस्सा नहीं बनेगा। इस पर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड और कुछ प्लेयर के बीच में विवाद भी देखने को मिलता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर सिख गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहादत से जुड़े हुए मामले को लेकर संवेदनशील मामले को लेकर विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचकर शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। उनके साथ विधायक जरनैल सिंह और कुलदीप कुमार सहित आम आदमी पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। AP न्यूज से खास बात करते हुए पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि भाजपा के नेता और
दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से सोशल मीडिया पर जानबूझकर गलत वीडियो को वायरल कराया गया ताकि आतिशी को बदनाम किया जाए। दावा किया गया कि पंजाब पुलिस ने जो फोरेंसिक जांच की है उसमें कहीं भी नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वीडियो में झूठे कैप्शन और ट्रांसक्रिप्ट जोड़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। ऐसे में कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज उनके घर के बाहर विरोध करने के लिए पहुंचे। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह बोलना कि सेकुलर यानी सेकुलिज्म का ठेका लेकर चलने वाले लोग हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करने की पूरी ताकत लगाते हैं। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है, लगता है किसी ने फेविकॉल चिपका दिया है। तो पत्रकार अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि योगी जी बांग्लादेश के मुद्दे पर आप बोलिए और जमकर बोलिए, इतना बोलिए कि भारत के विदेश मंत्री का मुंह छोटा पड़ जाए, उसके बाद ही सही। कम से कम मेरठ के सरधना के अंदर दलित बेटी के साथ हुए भयावह घटना और उस मामले में फेल हो चुकी बुलडोजर की हार्ट बीट के बारे में भी 2 शब्द जरूर बोलिएगा। अब योगी आदित्यनाथ को यह चैलेंज दिया गया है। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि सरधना में हुए घटना पर योगी आदित्यनाथ एक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा दलित समाज पर हो रहे अत्याचार बीजेपी की सरकार के दौरान इसे एक्सपोज करता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।